हाँ, क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर जो बैंक होता है वो रियल में आता है ना? नहीं, बैंक पर्सनल होता है, बैंक रियल नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आर्टिफिशियल होता है। हाँ सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है बैंक, बैंक रियल नहीं हो सकता। जी सर। बैंक एक संस्था है बेटा, बैंक एक संस्था है, बैंक किसी चीज का नाम नहीं है। आजकल तो बैंक ऑनलाइन भी हो सकती है, अब कोई जरूरी नहीं कि वो जो बिल्डिंग है वही बैंक है, बिल्डिंग बदलती रह सकती है। आजकल तो बैंक ऑनलाइन हो गई, कोई बैंक दिखती नहीं है अपने, ऐसा भी होगा। पेटीएम है, आप भी तुमको तो वो ठीक है संस्था है, उसका कहीं ऑफिस होगा, लेकिन हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हमको तो कहीं दिखता नहीं है, हमको तो बस वो एक ऐप में दिखता है। तो वो एक आर्टिफिशियल संस्था है जो काम कर रही है। वो कोई 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 मूर्त या अमूर्त, मूर्त चीज या मूर्त चीज में तो रियल नहीं कह सकते उसको। बैंक एक एक संस्था का जो उसकी डेफिनेशन है, जो बैंक के गठन है, वो एक संस्था के तौर पे होगा इस हिसाब से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, और किसी का कोई क्वेश्चन तो बताए। हाँ, हाँ, जो जलज नाम का सप्लायर, जलज विद्या, नाम का जो सप्लायर है वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कौन सा अकाउंट है? फिर से बोलो। सप्लायर का जो खाता होता है, सप्लायर के खाते की बात कर रहे हो? यस सर यस सर। सप्लायर मॉडर्न बेटा, अप्रोच की सप्लायर जो है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से लायबिलिटी हो जाती है। जो सप्लायर, अगर मैंने सिर्फ सप्लायर दिया है तो सप्लायर का मतलब, सप्लायर का अगर खाता है तो सप्लायर ने क्या किया होगा, सप्लाई किया होगा, अपने को दिया होगा सामान। सप्लायर कौन होता है? विक्रेता, सेल बेचने वाला, जिसने हमें सामान दिया। तो वो अगर हमारा सप्लायर है, हमने कुछ उसने दिया है हमें होगा, और उसको हमने जो है अपना हमको पैसा उसको देना होगा, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच से सॉरी ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो वो हमारी जो है क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से जो है वो पर्सनल अकाउंट है। हाँ बेटा, पेटेंट्स जो होते हैं, पेटेंट्स वो होते हैं कि जब हमने कोई 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 वो की कोई आविष्कार किया, या हमने कोई डिजाइन बनाई, तो हमने क्या किया, उसको पेटेंट करा लिया। पेटेंट माने रजिस्टर्ड करा लिया, हमारे नाम पे हो गया। अब उसको कोई और हमारी इजाजत के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको हम पेटेंट कहते हैं। यस सर। वो पेटेंट्स होते हैं। ठीक है, पेटेंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सब। हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए। ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स पर्सनल होता है, जो ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट है सर पर्सनल होता है, लेकिन मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो कैपिटल एसेट, होगा। एसेट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो एसेट होती है। वो ये दिखाती है जो पैसा हमें एसेट ओनर होता से है। लेना है, हाँ हमें लेना है, वो एसेट होती है। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एसेट होती तो इसका बैलेंस कम करेगा, डेबिट के क्रेडिट? है। डेबिट, डेबिट बैलेंस होगा हमेशा। ड्राइंग का डेबिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट साइड ज्यादा होता है। ओके। और बोलिए। आज जो मुझे आपके साथ में स्टार्ट करना सप्लायर है, का बैलेंस है? सप्लायर का क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। देखिए, ये एक जो प्रश्न पूछा गया है बैलेंस का, इस बैलेंस की बात को मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये बताया है कि एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, ये रहता है हमारा। तो मैंने आपसे ये चीज कही थी कि अगर हम एसेट्स और एक्सपेंस की बात करें, तो एसेट्स और एक्सपेंस में जब कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज आ रहा है, प्लस हो रही है, इंक्रीज आ रहा है, तो उसको अपन डेबिट करते हैं। और अगर माइनस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो अपन उसको क्रेडिट करते हैं। इसी ढंग से अगर मैं लायबिलिटीज कैपिटल और रेवेन्यू की बात करूं, तो लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू में कोई चीज प्लस हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करते हैं। और कोई चीज माइनस हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो उसको अपन डेबिट करते हैं। यहाँ पे एक समझने वाली या थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है कि किसी भी खाते के अंदर
सामान्यतः, सामान्यतः मतलब नॉर्मल कंडीशन में, है ना, सामान्य रूप से, है ना, कभी अपवाद स्वरूप कभी एक्सेप्शन हो जाए, कभी कोई कारण हो जाए तो बात अलग है। हमेशा किसी भी अकाउंट का प्लस साइड ही ज्यादा होगा, माइनस साइड ज्यादा नहीं हो सकता। कैश है या कैश नहीं है, कैश माइनस में कैसे हो सकता है ये बताइए। बिल्डिंग है या बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग माइनस में कैसे हो सकती है ये बताइए। स्टॉक है या स्टॉक नहीं है, स्टॉक माइनस में कैसे हो सकता है। डेटर्स, देनदार, जिनसे पैसा लेना है वो है या नहीं है, माइनस में कैसे हो सकते हैं। जिनको पैसा देना है, लेनदार जो है हमारे, वो है या नहीं है, होंगे या नहीं होंगे, लेकिन माइनस में तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो फर्नीचर माइनस में कैसे हो सकता है, मतलब बिल्डिंग है ऊपर है तो क्या बिल्डिंग जमीन, मतलब समझ से परे है बात। तो ये चीज समझने जरूरी है कि किसी भी खाते का, किसी भी इसमें, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे लायबिलिटीज हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, कोई भी चीज हो, हमेशा हर एक, चाहे कैसा भी कोई खाता हो, उसका हमेशा प्लस साइड ही ज्यादा होगा। अगर कोई गलती से माइनस हो जाए कभी कभी, और एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक केस में हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। कितनी बार होते हैं, मैंने किसी को माल बेचा, उसको देनदार बनाया, उसको पैसे देने, डेटर है, डेटर है तो एसेट है, एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस। मान लीजिए मैंने किसी को भी बेचा, एक को मैंने बेचा, किसी को, गगन को बेचा, सब गगन कौन हो गया, मेरा देनदार हो गया। देनदार ऐसे, डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, एसेट्स है, तो जब मैंने उसको सामान बेचा वो बढ़ रहे हैं तो हमें इसका डेबिट हो गया। कितने रुपए का सामान बेचा, 2000 रुपए का सामान बेचा, ठीक है, गगन ने मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, गगन ने पैसे दे दिए, तो कैश तो प्लस हो गई होगा, लेकिन गगन में क्या होगा, मैं सिर्फ गगन की बात कर रहा हूँ, तो गगन में मैं क्या करूंगा, तो गगन का जो मेरा डेटर है उसके अंदर जब उसने मुझे पैसे दे दिए तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा। जब वो पैसे दे रहा है कितने से, 2000 ही देगा ना, 2000 देने, 2000 ही देगा, तो 2000 के 2200 तो नहीं दे देगा वो मेरे को, तो 2000 ही देगा, तो 2000 मैंने डेबिट किया, 2000 क्रेडिट किया, गगन का बैलेंस 0 हो गया। अब गगन ने देखा उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, सामान में कोई टूट गया कुछ, उसने मुझे वापस कर दिया। जब उसने मुझे वापस कर दिया, पैसा देने के बाद जब मुझे वापस कर रहा है, तो उस समय फिर मैं गगन को क्रेडिट करूंगा, क्योंकि गगन दे रहा है, वो उसमें क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू, हमारी एंट्री क्या होती है जब कोई हमें माल वापस करता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट टू गगन। अगर गगन ने हमें वापस किया तो मैंने ये एंट्री की, तो मैंने यहाँ पे फिर गगन को क्रेडिट करूंगा। गगन ने कितने का, उसमें 500 का सामान वापस कर दिया। अब यहाँ पर गगन का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। गगन कौन था, पहले तो हमारा डेटर था, हमने उसको सामान बेचा था, लेकिन उसके पेमेंट करने के बाद अगर वो मुझे वापस कर रहा है तो उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां कभी कभार आती, इनको हम इग्नोर कर। और अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर गगन का जब डेबिट से क्रेडिट बैलेंस हो गया, डेबिट से क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई, तो गगन डेटर रहा ही नहीं, गगन तो हमारा क्रेडिटर हो गया। डेफिनेशन अकाउंट्स की ये कहती है वो डेटर रहा ही नहीं, अब तो क्रेडिटर हो गया। अब आपको उसको 500 रुपए वापस करने, तो डेटर कहाँ रहा, तो उसका प्रकृति बदल गई। गगन की प्रकृति डेटर से लेनदार हो गया, देनदार से लेनदार हो गया, डेटर से क्रेडिटर हो गया, बदल गया, एसेट से लायबिलिटी हो गया। अब उसको हमको लेना ही नहीं, उल्टे देना। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल इसके कोई अपवाद ही एक तरह से देखा जाए नहीं। ये तो अब मैंने कहा जब गगन का डेटर से क्रेडिटर हो गया तो वो भी अपवाद नहीं रहा, वो भी बात कर। तो कभी भी किसी भी केस के अंदर कभी भी आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, हर अकाउंट का बैलेंस हमेशा प्लस साइड होता है। अगर मैं आपने बैंक से लोन लिया और आपसे पूछा जाए बैंक लोन का कौन सा बैलेंस होगा, तो इसमें कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है। बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का प्लस साइड कौन सा होता है, क्रेडिट साइड होता है। तो बैंक का हमेशा 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 क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा हमेशा। इसका कोई अपवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं। वो कभी कभार पेमेंट ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, हमने खाता पूरा पे कर दिया और हमने ज्यादा पे कर दिया अंदाजे से, और बैंक ने बताया आपका इंटरेस्ट 4000 रुपए नहीं, आपका इंटरेस्ट 3000 रुपए, हमने तो 4000 के हिसाब से खाता बंद कर दिया, लोन पूरा चुका दिया, हमने चाहिए 1000 रुपए ज्यादा दी थी, तो बात अलग, तब तो वो तो सिचुएशन ऐसी आ गई किया। लेकिन बैंक लोन फिर नहीं रहा, वो लोन तो खत्म हो गया ना, लोन खत्म होने के बाद हमारा क्रेडिट का डेबिट बैलेंस हो गया, तो वो तो बैंक लोन रहा ही नहीं फिर।
तो ये कहने का आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, इसको हमेशा ध्यान रखिए। एसेट्स एक्सपेंस कोई भी खाता है, कोई भी एसेट है, कोई भी एक्सपेंस है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। कोई भी लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू खाता है, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, फिर आपके कोई क्वेश्चन पे पूछने की कोशिश करते वो मैं बताऊंगा। मैंने एक ही खाता बोला है, डिस्काउंट। मैंने इसको नाम नहीं दिया डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने नाम ही नहीं दिया। डिस्काउंट डिस्काउंट दोनों हो सकता है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर या प्रश्न के अंदर रेंट नहीं बताया हो कि रेंट मिला है या रेंट दिया, तो हमेशा इसको रेंट पेड ही माना जाता है। बिजनेस का सामान्य रूप से बिजनेस किराया देता है, सामान्य रूप से बिजनेस को किराया मिलता नहीं है। अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट बोला जाए, तो आपको इंटरेस्ट को नहीं दिया है कि मिला है कि दिया है, तो आप इसको पेड ही मानोगे। सैलरी तो पेड ही होगी, सैलरी तो बिजनेस को मिलती नहीं है, तो सैलरी तो पेड ही होगी, सैलरी तो कभी रिसीव। वेजेस जो है, मजदूरी बिजनेस को थोड़ी मिलती है, वो बिजनेस तो पेड ही होगा। लेकिन रेंट, इंटरेस्ट रिसीव भी हो सकता है, दिया भी हो सकता है। कमीशन, कमीशन जो है रिसीव भी हो सकता है, नहीं दिया है तो हम इसको पेड मानते हैं, लेकिन नहीं दिया है तो पेड मानते हैं। लेकिन डिस्काउंट, डिस्काउंट तो दोनों हो सकता है। मैं डिस्काउंट के लिए तो नहीं कह सकता, बिजनेस डिस्काउंट अलाउ भी करता है, बिजनेस को डिस्काउंट मिलता भी है, बिजनेस को डिस्काउंट मिलता भी है। तो डिस्काउंट जो है, इसीलिए अब मैंने डिस्काउंट का, अब आपको डिसाइड करना। अब डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट अगर मिला है, डिस्काउंट अगर मिला है, रिसीव्ड है, अगर आपको डिस्काउंट मिला है, तब तो ये आपका रेवेन्यू है, ये आपकी रेवेन्यू है। अगर ये रेवेन्यू हो जाएगी तो फिर इसका क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। और इसी ढंग से अगर डिस्काउंट पेड है या अलाउड है, हमने दिया डिस्काउंट, तो फिर डिस्काउंट अलाउड है, तो भाई इसका ये तो एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा एक्सपेंस है, तो इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है, मैंने रेंट दिया तो आपने मान लिया एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस। मैंने अभी आपको बताया कि रेंट दिया है आपको सिर्फ, तो आपने मान लिया कि डेबिट बैलेंस होगा, तो हमने दिया ही होगा, जब तक नहीं दिया दिया होगा। रेंट मिलने का क्या, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस सब आपने एक्सपेंस मान लिया। लेकिन अगर सिर्फ डिस्काउंट दिया है तो क्या मानू, रिसीव्ड के अलाउड? तो मेरा ये कहना है कि डिस्काउंट जब भी प्रश्न में दिया जाना चाहिए तो उसके अंदर बताया जाना चाहिए किसका डेबिट बैलेंस है, किसका क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये बोला गया है कि डिस्काउंट जो है, इसका डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब ये एक्सपेंस हो गया, ये एक्सपेंस होगा। और अगर ये बोला जाए कि ये डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये आपको मिला है, रेवेन्यू। इस समस्या का समाधान के लिए हमारे पास बेस्ट तरीका यह है कि अगर बैलेंस नहीं देना हो तो हम डिस्काउंट अलाउड अलग खाता बनाए, जो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका अलग खाता। लेकिन अगर हमने अलाउड और रिसीव नहीं बनाया है, तब डिस्काउंट दोनों बैलेंस हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, अलाउड भी हो सकता है। और अलाउड है तो नेचुरली खर्चा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा। और अगर रिसीव्ड है तो रेवेन्यू, रेवेन्यू है तो फिर उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अभी तक जो कुछ मैंने कहा, इस पे किसी को कोई प्रश्नों को कुछ पूछना हो तो पूछिए। सर जैसे आपने बताया अभी कि इंटरेस्ट को अपन पेड कर सकते हैं अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तो डिस्काउंट को ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि पेड किया देखा, है? डिस्काउंट तो बिजनेस में मिलना और देना दोनों चलता है। जैसे मेरा बिजनेस है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है, तो सामान्य तौर पर क्या होगा कि बिजनेस तो ऋण लेगा ना, लोन लेगा। बिजनेस का काम ऋण देने का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिजनेस ऋण दे ही नहीं सकता, बिल्कुल। हम, हाँ, अगर मैं बैंक की बात करता हूँ, अभी मैं अकाउंटिंग बैंक की कर रहा हूँ, या मैं ऐसी कोई वित्तीय संस्था की अकाउंटिंग कर रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्था है, तो उसकी तो मुझे बताना पड़ेगा भाई ऋण मिला कि ऋण दिया, इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट दिया, क्लियर बताना पड़ेगा। दोनों हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पे मेरा कपड़े का काम है, मेरा दवाई का काम है, मेरा फर्नीचर का काम है, मेरा किराने का दुकान है, मेरा कोई स्टील की कंपनी है ना, कंप्यूटर बेचने का काम है, मोबाइल बेचने का काम है, तो इसके केस के अंदर तो ऋण देने का तो सामान्य तौर पे कोई स्थिति बनती नहीं। और अगर दिया है तो बताइए कि दिया है, नहीं दिया है तो आप बता नहीं रहे, तो हम तो यही समझेंगे कि भाई लिया होगा ऋण, तो बिजनेस तो ऋण लेता है ना, बिजनेस को धंधा करने के लिए पैसा चाहिए ना।
और सैलरी तो हम बिजनेस देता ही है, पेड करता ही है। किराया भी सामान्य तौर पे बिजनेस तो देगा ही। बिजनेस को, किस बिजनेस को किराया मिलता है? जिसका संपत्ति का इस टाइप का बिल्डर हो, कोई डेवलपर हो, इन प्रॉपर्टी का धंधा करता हो, बिजनेस बना के बेचता हो या किराए, उसको मिलेगा। या कोई, तो आप बताओ कि भाई ये जो है ये उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं जिसका काम प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, तब हम मान जाएंगे कि भाई रेंट मिला भी होगा, रेंट दिया भी होगा, तब तो सर हम। हाँ सर आगे की जो ट्रांजैक्शन है पहले की, उनसे भी पता चल सकता है कि ऋण दिया है या लिया है, तो आपको उसका दिया ही नहीं है, मैंने आपको दिया ही नहीं है पहले के ट्रांजेक्शन्स। मैंने आपको कहा लोन अकाउंट, अब बताइए। सर मैंने आपको सिर्फ, मैं देखिए जहां दिया है वहां तो क्लियर है। अगर पहले के ट्रांजेक्शन देख के मालूम पड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैंने आपको एक प्रश्न दिया, मैंने आपसे कहा साहब ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जैसे भी मुझे पूछा, सप्लायर पूछा, मुझे डेटर्स पूछा, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे इंटरेस्ट दिया मैंने आपको 2500। अब बताइए साहब, इसका डेबिट बैलेंस होगा, इसका क्रेडिट बैलेंस होगा? आप नहीं बता सकेंगे। आप पहले के ट्रांजैक्शन क्या है आपको दिया ही नहीं, मैंने इतना दिया, तो आप क्या एज्यूम करोगे? आप ये एज्यूम करोगे भाई बिजनेस है। सामान्य तौर पे अगर ये बिजनेस बैंक का है तो मुझे ऊपर प्रश्न देना चाहिए कि दीज बैलेंसेस, ये बैलेंसेस, ये जो शेष है, ये जो शेष दे गए हैं, ये बैलेंसेस जो हैं आर ऑफ अ बैंक। तो मैं बताऊं ये बैंक है भैया, मैं सामान्य बैंक बिजनेस की बात नहीं, बैंक की बात कर रहा हूं। तो आप बताइए साहब इसका डेबिट है, तब आप कह सकते हो साहब ये तो क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। तब आपका आंसर ये होगा कि इसका बैलेंस तो डेबिट भी हो सकता है और इसका क्रेडिट भी हो सकता है। बैंकों का काम ही है ऋण देना, ऋण लेना, दोनों काम करते हैं वो। बैंक चलती है, लोगों से पैसा लेती है, उनको इंटरेस्ट देती है, और लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट मिलता भी है। लेकिन जब मैंने ये दिया ही नहीं है कि बैंक, तब तो आपको इसको सामान्य बिजनेस मानना पड़ेगा, सामान्य बिजनेस मानना पड़ेगा। और उसके बेसिस पे आप कहेंगे कि साहब जब सामान्य बिजनेस है तो भाई इसका डेबिट बैलेंस ही होगा। आपको आपको कैसे, आपको सपना थोड़ी आ रहा है, आपके पास जानकारी जितनी है उसके आधार पर आप अनुमान लगाते हैं, आप एक assumption लेते हैं, एक आप मान्यता कि हाँ चलो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये चीजें अभी हम देखेंगे अकाउंट्स के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पे हम मानकर करते हैं, क्योंकि वो प्रश्न के अंदर पूरी जानकारी नहीं होती। बोलिए बोलिए। अगर क्वेश्चन पे परचेज और सेल है तो उसके हिसाब से भी तो हम डिस्काउंट मतलब क्रेडिट है कि या डेबिट नहीं कह पता कर सकते। भाई बिजनेस में परचेज भी होगी, सेल भी होगी, आप कैसे तय करोगे? सर अगर परचेज है तो अगर डिस्काउंट देखिए दिया है अगर मैं परचेज है। अगर मैं बेच रहा हूँ तो मैंने खरीदा भी तो होगा ना, बिना परचेज के सेल हो नहीं सकती। हाँ अगर बिजनेस में सेल है ही नहीं, सेल है ही नहीं, बेच ही नहीं पाए, वो सिर्फ खरीदे है, वो ऐसी स्थिति में ठीक है, आप मान लीजिए उसको कि भाई बेचा ही नहीं तो डिस्काउंट तो अलाउ रिसीव्ड ही हुआ होगा, दिया तो होगा नहीं, वो बात सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपके बिजनेस में परचेज भी होगी, सेल भी होगी, आप कैसे तय करोगे? आपको क्या मालूम कि 2% है कि 3%? आप परसेंटेज से कैसे अनुमान लगाओगे कि कितना परसेंटेज? आपके पास वो जानकारी है ही नहीं, प्रश्न में दिया ही नहीं है वो चीजें। तो आपको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ मतलब अपने हिसाब से अंदाजा लगाना पड़ेगा। कैसे करोगे आप? बोलिए, और कोई प्रश्न किसी को पूछना चाह रहे हैं? सर हाँ जो पेटेंट्स और गुडविल होते हैं सर, वो उनकी कौन सा बैलेंस? प्रिपेयर्ड रेंट का क्या मैं समझा नहीं, क्या कह रहा हूँ? पेटेंट्स और जो गुडविल होते हैं उनका बैलेंस पेटेंट्स और गुडविल बेटा एसेट होती है, बैलेंस एसेट होती है, एसेट होती है। तो एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? पेटेंट्स और गुडविल तो एसेट होती है, डेबिट से डेबिट। डेबिट बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। पेटेंट्स गुडविल का हमेशा डेबिट बैलेंस। और बताइए, और क्या क्वेश्चन पूछना? हाँ इंश्योरेंस सर कंपनी सर प्रीपेड कौन सा रेंट अकाउंट का क्या होगा? बेटा प्रीपेड रेंट क्या होती है? प्रीपेड रेंट पहली बात तो ये है कि एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? नहीं है, दोनों नहीं है, ना एक्सपेंस है ना रेवेन्यू। प्रीपेड रेंट क्या होती है? एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का। ये देखिए मॉडर्न अप्रोच की एक खास बात है, मॉडर्न अप्रोच में डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस निकालना बड़ा आसान है।
अगर एसेट है तो डेबिट है, लायबिलिटी है तो क्रेडिट। मैं आपसे कहता हूँ राम का कौन सा बैलेंस होगा, अब आप पूछोगे भैया राम कौन है। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से देखोगे, मैंने आपको पूछा राम का बैलेंस बताओ कौन सा, अरे भैया आप पूछोगे राम है कौन, राम डेटर है कि क्रेडिटर है, लेनदार है कि देनदार है। अगर उसको देने हैं पैसे तो डेबिट बैलेंस होगा, अगर उसको लेने हैं पैसे तो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आप नाम से सिर्फ नहीं निकाल सकते किसी के नाम से। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बैंक का बैलेंस कौन सा, तो भैया बैंक क्या है, बैंक क्या है, बैंक में हमने पैसे जमा किए होंगे उसी को तो बैंक कहेंगे हम, तो इसीलिए हम उसको डेबिट। अगर बैंक से लोन लिया है तो मैं बैंक लोन बोलूंगा ना, उसे बैंक तो नहीं बोलूंगा। मैं बैंक क्यों बोलूंगा? अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइए, आप देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, हमको वो जानकारी नहीं है। मैंने आपसे कहा भैया किरण कोई है पार्टी जिससे हम डील करते हैं, डील करते हैं मतलब खरीदते बेचते हैं, मैंने बताया नहीं खरीदते कि बेचते, मैंने कहा डीलिंग करते हैं। डीलिंग तो दोनों होती है, खरीदना भी होता है बेच। अब ये किरण का अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, आप बता ही नहीं पाओगे, बता ही नहीं सकते हम कौन सा बैलेंस होगा। आप मुझे ये बताइए कि ये कस्टमर है कि सप्लायर। अगर ये सप्लायर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट सप्लायर का तो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होगा, और कस्टमर का। मैंने अभी आपको सेल्स रिटर्न्स का उदाहरण दिया, ऐसी स्थिति आ गई तो बात अलग। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि किरण जो है वो सप्लायर है, कस्टमर है, तो आप सीधे से बोलोगे भाई कस्टमर है तो डेबिट बैलेंस ही होगा, सीधी सी बात। और मैं अगर आपसे कहता हूं कि नहीं भाई किरण जो है वो हमारा वो है सप्लायर है, तो आप यही बोलोगे भाई किरण है सप्लायर है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। किरण तो दोनों हो सकता है। मैं आपसे अब कहता हूं बैंक, बैंक है तो बैंक में तो पैसे जमा किए होंगे, हमारे जमा है पैसे तो संपत्ति एसेट्स है हमारे, तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं बैंक लोन, बैंक, अब आप कह सकते हो सर बैंक से लोन दिया है कि बैंक को, बैंक से लोन लिया है कि बैंक को लोन दिया है। भैया बैंक आपसे क्यों लोन लेने लगा, बैंक लोन क्यों लेगा आपसे, आप पैसे जमा करो, लेकिन बैंक लोन, बैंक आपके पास तो आएगा नहीं भाई साहब लोन दे दीजिए मेरे को, बैंक तो आपसे डिपॉजिट लेता है ना, आप उसमें पैसे जमा करते हैं। बैंक लोन तो कभी भी जो है बैंक को आप थोड़ी लोन देते हो, बैंक में तो आप पैसे जमा करते हो, लोन थोड़ी देते हो। तो बैंक से तो लोन बिजनेस ने लिया ही होगा, लिया ही होगा। जब लिया है तो लायबिलिटी, जब लायबिलिटीज है तो क्रेडिट, सीधी सी बात। बैंक लोन का डेबिट बैलेंस होगा, सॉरी बैंक का डेबिट बैलेंस होगा और बैंक लोन का क्रेडिट बैलेंस होगा। इसमें सर तो बैंक लोन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता अब है सर? हमेशा 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 बैंक लोन हमेशा लायबिलिटी ही होगी, हमेशा लायबिलिटी हो, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा जी होगा सर। तो क्रेडिट बैलेंस होगा हमेशा। अपवाद ही इसका, इसका कोई अपवाद ही नहीं, अपवाद ही नहीं। इसी ढंग से अगर हमने प्रीपेड है, हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, किसी को भुगतान कर दिया, ये देखिए बैलेंसेस ना, अकाउंट्स के अंदर बैलेंसेस आपको इतने अच्छे से आने चाहिए कि आप खट से समझ सको। प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो हमने इसके अंदर बताया प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अगर मैं यहाँ कहता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने वो खर्चे पहले दे दिए, तो ये हमारी एसेट्स, एसेट्स है तो उसका डेबिट बैलेंस हो। अगर मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी देने बाकी है, तो ये मेरी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है तो इसका क्रेडिट बैलेंस हो। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, इसमें तो कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। अक्रूड इनकम, अक्रूड, अक्रूड माने अर्न बट नॉट रिसीव। एसेट है, एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस ही होगा। एडवांस इनकम या अनअक्रूड इनकम, ये तो हमारी लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही होगा। दैट इज व्हाट हैपेंस। इज दैट ओके? सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, आपने कल बताया था ना कि वो प्रीफिक्स और सफिक्स होता है तो नॉमिनल अकाउंट होता है। नहीं, नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर प्रीफिक्स सफिक्स जुड़ता है तो पर्सनल बन जाता है। मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कोई अगर नॉमिनल अकाउंट है और उसके साथ आप सफिक्स लगा दो, और या कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उसके पहले आपने प्रीफिक्स लगा दिया, इसके साथ आपने पहले इसके प्रीफिक्स लगा दिया, तब वो नॉमिनल अकाउंट जो है हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। तो नॉमिनल नहीं रहेगा, ये पर्सनल।
ये नॉमिनल नहीं रहेगा, ये पर्सनल हो जाएगा। नॉमिनल से पहले प्रीफिक्स लग गया, नॉमिनल के बाद सफिक्स लग गया, फिर वो नॉमिनल नहीं रहता, वो हमारा पर्सनल हो जाता है। ये मैंने एक शॉर्टकट बताया, ये एक समझने के लिए सिर्फ है, इसका कोई ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है। मैंने कहा नॉमिनल के साथ सैलरी के साथ मैं सैलरी पेड लगा दूं तो पेड भी सफिक्स हो गया, लेकिन वो तो नहीं काउंट हो रहा है। तो ये एक सामान्य सा एक समझने के लिए है, बाकी आप इसको एक नियम मान के मत कीजिएगा कि हमेशा ही ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा ज्यादातर हो जाता है। और प्रीफिक्स सफिक्स क्या होंगे ये मैंने बताया था। प्रीफिक्स सफिक्स में आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड, ये सब वर्ड हमारे प्रीफिक्स सफिक्स में आने चाहिए, ये सब आने चाहिए। इज दैट ओके? यस सर। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो पूछे मेरे से। ओके, नाउ अब मैं आगे। टैक्सेस रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न्स पर कौन से अकाउंट होते हैं मॉडल में? हाँ, देखिए क्या होता है, कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जो उल्टे चलते हैं। मैं आपको 2 मिनट बता रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जो क्वेश्चन है कि सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स का कौन सा बैलेंस होगा, ऐसे 3 खाते होते हैं। वैसे तो डेटा ड्राइंग्स को हम उसमें नहीं लें तो ज्यादा अच्छा है। 3 खाते होते हैं जो हम किसी विशेष प्रयोजन, किसी खास काम के लिए टेम्पररी खोलते हैं। जैसे सेल्स के उल्टा होता है सेल्स रिटर्न्स, और परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न्स। इसी ढंग से कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग्स, लेकिन ड्राइंग्स का थोड़ा सा अलग है हिसाब किताब, उसको आप अलग है। अपन वैसे देखा जाए तो मिलते जुलते भी हैं और थोड़े अलग भी हैं। ये दोनों एक तरह से टेम्पररी, अस्थायी खाते हैं जो अपने मूल खाते के विपरीत लेखा करने के लिए बनाए जाते हैं, अकाउंटिंग करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका सेल्स रिटर्न्स का जो मूल खाता है मेन, वो है सेल्स। सेल्स की उल्टी एंट्री करने के लिए हमने थोड़े टाइम के लिए, साल भर के लिए एक सेल्स रिटर्न्स अकाउंट बनाया। परचेज की उल्टी एंट्री करने के लिए परचेज रिटर्न्स बनाए, क्योंकि यहाँ पे सेल्स की उल्टी एंट्री होती है, वेजेस की उल्टी एंट्री नहीं होती है, सैलरी की उल्टी एंट्री नहीं होती है, इसकी होती है। और ये एक सामान्य तौर पे होती है, इसके अंदर कुछ गलत नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कभी कभार होती है, कुछ बिजनेस में तो अक्सर होती है। तो इनका जो प्रकृति है, इनकी जो नेचर है, अब इसको हम ये कह सकते हैं ये नेगेटिव अकाउंट है। जैसे मैंने आपसे कहा किसी भी अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। सेल्स रिटर्न्स अकाउंट सेल्स का नेगेटिव बैलेंस दिखाने का खाता है। परचेज रिटर्न्स परचेज का नेगेटिव बैलेंस दिखाने का खाता है। ठीक है, अब इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए समस्या ये है कि मान लीजिए मैंने एक सेल्स अकाउंट बनाया, मैंने सेल्स अकाउंट बनाया, तो ये जो सेल्स अकाउंट है, ये सेल्स अकाउंट का तो रेवेन्यू से, अब अभी मैं इस पे आपको एक बात आगे बताऊंगा। सेल्स अकाउंट जो है एक का क्रेडिट साइड होता है। जब भी हम माल बेचते हैं तो सेल्स को तो क्रेडिट करते हैं। अब इसमें से मैंने कुछ 4000 के माल वापस कर दिए, तो एक तो तरीका ये है कि मैंने सेल्स को ही डेबिट कर दूंगा, सेल्स को ही डेबिट कर दूं। लेकिन इससे क्या होता है कि मुझे ये नहीं साल के अंत में मालूम पड़ेगा कि साल भर में मैंने कितना टोटल माल बेचा और मैंने कितना माल वापस किया। मुझे ये मालूम पड़ जाएगा अगर मैं एक ही में लिखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के ला के अलग खाता बना दिया, सेल्स रिटर्न्स, और उस खाते के अंदर ये जो माइनस, ये जो मैंने एक अलग खाता बनाया है सेल्स रिटर्न्स, इसके अंदर उठा के ये जो माइनस वाली चीज है, ये जो माइनस वाली चीज है, इसको मैंने यहाँ ले आया उठा के, यहाँ से मैंने कहा इसको यहाँ मत लिखो, इसको यहाँ लिखो, मैं यहाँ ले आया, तो मैंने 4000 रुपए यहाँ लिख दिए। इससे ये हुआ कि मुझे ये यहाँ पे अब लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ नहीं लिखूंगा। तो मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस इसका सीधा सा सिंपल ये है कि मुझे जब ये जानना हो कि साल भर में मैंने टोटल कितना माल बेचा था और मेरे को कितना माल वापस आ गया,
तो ये मैं आसानी से जान सकता हूँ। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट सेल्स अकाउंट का जस्ट एक ऑपोजिट अकाउंट है। सेल्स अकाउंट के अंदर प्लस हम इधर लिखते हैं और माइनस हम इधर लिखते हैं, माइनस हम इधर लिखते हैं। तो मैंने इसकी जो माइनस पक्ष है, जो निगेटिव पक्ष है माइनस वाला, उसकी लेखा एक अलग अकाउंट में करता हूं। और इसके पीछे करने का सिर्फ इतना प्रयोजन है, इतना रीजन है, इसका रीजन सिर्फ इतना है कि मैं जानना चाहता हूं कि साल भर में माल वापस आया ही कितना और साल भर में माल हमने बेचा कितना। दोनों एंट्री एक में करने से ये जानकारी मुझे पूरी नहीं मिल पाएगी। तो ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट सेल्स का जस्ट ऑपोजिट अकाउंट। अगर ये ऑपोजिट अकाउंट है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर सेल्स का माइनस साइड है, डेबिट साइड, तो फिर ये सेल्स रिटर्न्स का ये डेबिट साइड प्लस साइड हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट अकाउंट है, उल्टा है। और ये जो इसका प्लस साइड है ये इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने बनाया ही उल्टा है, जानबूझकर ये अकाउंट उल्टा बनाया है। उसके अंदर जो उसके अंदर एंट्री माइनस में करनी थी वो हम एंट्री इसमें लिख रहे हैं। तो ये एक सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स, कुछ हद तक ड्रॉइंग्स इसी कैटेगरी के खाते हैं जो किसी खास काम के लिए उल्टी एंट्री करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसके पीछे कारण जो मैंने बताया वो यही है कि व्यवसाय जानना चाहता है कि साल भर में हमने क्या चीज की, क्या बेचा, क्या खरीद, कितना वापस आया, कितना खरीदा, कितना वापस किया, इसलिए परचेज और परचेज। अब क्वेश्चन ये हो सकता है, सर इसकी प्रकृति क्या होती है? अगर मुझसे इसकी प्रकृति पूछे, इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर वही होगा जो सेल्स रिटर्न्स का, वही होगा जो सेल्स का है। परचेज रिटर्न्स का वही होगा जो परचेज का है, लेकिन इसका प्लस माइनस साइड उल्टा हो जाएगा। प्लस माइनस साइड, सेल्स का प्लस साइड क्रेडिट साइड होता है, लेकिन सेल्स रिटर्न्स का प्लस साइड जो है वो डेबिट हो जाएगा। लेकिन ये इसकी नेचर, जो सेल्स अकाउंट का नेचर है, जो सेल्स अकाउंट अगर हमारा रेवेन्यू है तो सेल्स रिटर्न्स भी रेवेन्यू होगा। सेल्स अगर जो भी है, परचेज रिटर्न्स, परचेज का जो प्रकृति है, परचेज रिटर्न्स भी वही होगा, लेकिन इसका जो प्लस साइड है वो क्रेडिट साइड हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। इसका प्लस साइड जो है वो क्रेडिट साइड हो जाएगा। ये आपने को ध्यान रखना है। तो प्लस साइड इज द क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स जो है थोड़ा अलग। हाँ, इसका नेचर सेम रहेगा और बैलेंस चेंज रहेगा। नहीं, नेचर वही रहेगा, बैलेंस का चेंज रहेगा। ये मैंने बताया, ये एक्सेप्शन है, अपवाद स्वरूप थोड़े टाइम के लिए बनाए जाते हैं, इनको हम नियम नहीं मान सकते। मैं सेल्स का और सेल्स रिटर्न्स का नेचर अलग अलग नहीं मानता, दोनों का एक ही नेचर है। लेकिन हाँ, सेल्स का सामान डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न्स का डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये माइनस साइड ही लिख रहा है। सेल्स रिटर्न्स सेल्स का माइनस साइड ही लिख रहा है, नेचर नहीं बदल जाएगा। ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसा नहीं कि इनका नेचर बदल गया। जो सेल्स का है वही सेल्स रिटर्न्स का है, जो सेल्स का है वही सेल्स रिटर्न्स का है, ये इनका बदल नहीं गया। जो सेल्स का है वही सेल्स रिटर्न्स का, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही। लेकिन बस इसका जो प्लस, इस सेल्स का जो प्लस साइड है वो क्रेडिट साइड है, सेल्स रिटर्न्स का जो प्लस साइड है वो डेबिट साइड है। ये दो अकाउंट जो मैंने आपको बताया, ये मैंने कहा सेल्स रिटर्न्स और सेल्स परचेज रिटर्न्स, ये एक खास परिस्थिति के लिए, विशेष काम के लिए अकाउंट बनाए गए हैं। इसलिए ये नियम हर एक में लागू नहीं होता है, और ये बनाए ही इसीलिए गए हैं कि ये इसका नेगेटिव वाला पार्ट जो है, इसका नेगेटिव साइड जो है उसको लिखे, उसको लिखे, नेगेटिव साइड को लिखे। अब नेगेटिव साइड को आप कभी भी कोई भी चीज आप एंट्री करते हो माइनस साइड में नहीं होती है, हमेशा प्लस साइड में लिखेंगे ना। सेल्स रिटर्न्स बढ़ रही है, तो सेल्स रिटर्न्स बढ़ रही है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम इसको दो बात कह सकते हैं, तो सेल्स रिटर्न्स बढ़ रही है तब सेल्स रिटर्न्स बढ़ रही है, तो मतलब सेल्स रिटर्न्स प्लस हो रहा है। जब प्लस हो रहा है तो मतलब डेबिट हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है। तो भाई इसका मतलब भाई सेल्स रिटर्न्स बढ़ेगी कब? जब आप डेबिट में लिखोगे तभी ना बढ़ेगी, तभी बढ़ेगी। तो जब बढ़ाने के लिए सेल्स रिटर्न्स को आप डेबिट कर रहे हो तो मतलब सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा। हाँ, सेल्स रिटर्न्स बढ़ रही है, इसको मैं अगर ये कहता हूं कि सेल्स घट रही है तो मैं कह सकता हूं कि माइनस साइड है। तो ये अभी इसमें नहीं उलझे अपन शब्दों में, लेकिन अपन ये मान के ये चीज चले कि एक टेम्पररी खाते हैं जो हमने किसी खास काम के लिए कभी कभी बनाने पड़ते हैं, और उनका काम सिर्फ उतना है कि वो उस चीज को समझाने के हिसाब से।
बस, और कोई इसका रीजन नहीं। ये तो सिर्फ दो ही खाते हैं ऐसे, सेल्स और सेल्स रिटर्न, बाकी और कोई ऐसा खाता नहीं। ड्राइंग्स भी कुछ हद तक है, जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन ड्राइंग्स को हम एसेट मान सकते हैं। जैसे कैपिटल लायबिलिटी होती है, ड्राइंग्स एसेट हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कैपिटल क्या दिखाता है? जो ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया। ड्राइंग वो दिखाता है जो ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया, सीधी सी बात। हाँ, ये अलग बात है, कभी भी ड्राइंग्स कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकती। एक पार्टनरशिप बिजनेस है, जिसमें 3 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगा रखा है। एक पार्टनर को बहुत जरूरी काम आ गया, उसने 1,20,000 रुपए निकाल लिए। भाई अपनी मर्जी से तो नहीं निकाल सकता वो, बाकी लोगों ने सहमति दी होगी कि हाँ ठीक है भाई, तुमको जरूरत है, वो एक ऐसी इमरजेंसी आ गई, उसको जरूरत पड़ गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई अभी निकाल लो, बाद में पूरा कर दे। तो कुछ समय के लिए ऐसा हो गया कि उसने लगाया तो कैपिटल 1 लाख रुपए, निकाल लिया 1,20,000। ठीक है, वो विश्वास पे है, बाकी लोगों के विश्वास के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी पार्टनर्स अगर उस पर भरोसा करते हैं, उनका चलो ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इसको करने दो, अभी ठीक है आप ले लो, फिर बाद में दे देना, वो अलग बात। लेकिन ये सामान्य नहीं, तो ड्राइंग्स तो हमेशा कैपिटल से कम होगी, सेल्स रिटर्न सेल से कम होगी, परचेज रिटर्न परचेज से कम होगी, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। परचेज रिटर्न तो सेल्स रिटर्न ज्यादा तो कैसे हो सकती? हो ही नहीं सकती। ड्राइंग्स भी ज्यादा नहीं हो सकती, वो कम ही होगी। तो ये जो कुछ खाते हैं, ये जस्ट उसकी नेगेटिव साइड के लिए बनाए जाते हैं कभी कभार। जी बताइए, और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप बताइए, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिला है कि आपने दिया है, ये बताइए। बिजनेस के हिसाब से बताइएगा, बिजनेस क्या करता है? बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है कि बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है? कैपिटल पर बिजनेस इंटरेस्ट देगा कि मिल रहा है ना? कैपिटल किसने, ओनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया, अपन उसको कैपिटल कहते हैं ना। यस सर। तो आप बैंक से लोन लेते हैं, तो आप बैंक आपको इंटरेस्ट भी देता है क्या, कि आप बैंक को इंटरेस्ट देंगे? हम देंगे सर। तो आप कैपिटल पर भी इंटरेस्ट देंगे। यस सर। कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे आप। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रेवेन्यू होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रेवेन्यू होती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सपेंस होता है। कैपिटल पर आप इंटरेस्ट देते हैं, ड्रॉइंग्स पर आप इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे आ जाता है। और पूछिए आप, क्वेश्चंस आपके क्या हैं? अभी मुझे आपको अब जो दूसरी चीज, हाँ बोलिए बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो परचेज और सेल्स होते हैं वो बिजनेस के लिए एसेट होते हैं। जो सेल्स अकाउंट होता है सर, वो बिजनेस के लिए एसेट होता है। ये एक बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। टेढ़ा प्रश्न इस सेंस में है, इसके ऊपर विवाद है, विवाद चल रहा है। विवाद भी मैं नहीं कहूंगा, विवाद चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी अलग अलग चल रहा है। इसको मुझे अगर आपको समझाना है तो मैं आपको इसको थोड़ा अलग ढंग से समझाने की कोशिश करना चाहूंगा। मान लीजिए इसमें एक बार ऐसा हुआ, अब आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। मैं अभी ये थोड़ा सा जल्दी है, मैं चाहता तो इसको बाद में बताता जरूर, आपसे डिस्कस करता, लेकिन अभी नहीं, अभी आपने स्टार्ट ही किया। एक स्कूल के अंदर आप लोग जानते हैं कि वाइवा होता है आज के, अब तो कम अकाउंट्स में प्रैक्टिकल आ गए कॉमर्स में। तो एक बार क्या हुआ, कई साल पहले की बात है, बहुत साल पहले भी नहीं, मतलब हाँ फिर भी 10-12 साल तो हो गए। मेरे साथ एक टीचर काम करती थी, वही स्कूल में गई वाइवा लेने के लिए, बच्चों का प्रैक्टिकल, बोर्ड का प्रैक्टिकल, 12th का प्रैक्टिकल। उसमें उन्होंने एक प्रश्न पूछा, 12th के बच्चे से पूछा है, 11th के नहीं। अब ये देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि 11th का ज्ञान आपको 12th में भी काम आता है। उन्होंने उस बच्चे से पूछा, परचेजेस अकाउंट जो होता है उसका नेचर क्या है, क्या नेचर है, वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? उन्होंने ये पूछा। उन्होंने मॉडर्न अप्रोच से नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच से पूछा। हाँ, मॉडर्न अप्रोच से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि परचेज अकाउंट क्या है। परचेज अकाउंट लायबिलिटी तो हो नहीं सकता, परचेज अकाउंट कैपिटल भी नहीं हो सकता। परचेज अकाउंट क्या हो सकता है, या तो एसेट्स हो सकती है या एक्सपेंस हो सकता है। और अगर मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच से एक्सपेंस हो सकता है या फिर एसेट हो सकती है।
और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से देखें तो परचेज अकाउंट रियल अकाउंट हो सकता है या फिर नॉमिनल अकाउंट हो सकता है। रियल है मतलब एसेट है, और नॉमिनल है मतलब एक्सपेंस। तो ये चीज, तो परचेज अकाउंट ये दो चीज हो सकती है। तो मॉडर्न अप्रोच से पूछे चाहे ट्रेडिशनल, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उस बच्चे ने एक बोला, चाहे उसको नॉमिनल बोला हो चाहे रियल बोला, उसने ट्रेडिशनल अप्रोच से जवाब दिया, नॉमिनल बोला हो या रियल बोला होगा। मैडम ने कहा गलत। वो एक स्कूल के अंदर, इंदौर में एक अच्छे स्कूल के अंदर वाइवा ले रही थी, और उन्होंने मेरे साथ कभी पहले पढ़ाया था। उन्होंने वही प्रश्न, अच्छा कुछ और भी बहस हो गई उस स्कूल में, कुछ ऐसा रहा, उनको थोड़ा गुस्से में भी थी। उन्होंने दूसरे बच्चे से पूछा परचेज अकाउंट क्या होता है, दूसरा बच्चा उससे भी पूछा, उसने भी, बच्चे ने वही जवाब दिया जो पहले वाले ने दिया था। वो भी मना करे नहीं गलत है, चलो। उसने तीसरे बच्चे से पूछा वही प्रश्न, परचेज अकाउंट क्या होता है, रियल होता है कि नॉमिनल होता है। उस बच्चे ने भी वही जवाब दिया, लेकिन वो अपने साथ एक 11th में सीबीएसई में किताब चलती है टीएस ग्रेवाल की, फेमस किताब है, मतलब सीबीएसई में अच्छी उसका नाम। तो वो बच्चा तीसरा वाला अपने साथ वो बुक लेकर आया, 11th की किताब, 12th में था, 12th का वाइवा चल रहा है, 11th की किताब लेके आया बच्चा, और उसने मैडम के सामने खोल कर रख दिया, मैडम इस बुक में तो ऐसा लिखा हुआ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, देखिए बुक में लिखा हुआ। मैडम और गुस्से में, और उन्होंने किताब फेंक दी, और जो भी था उन्होंने कहा सब डालमिया सर को फोन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वो वहां को जो टीचर, उन्होंने कहा मैडम बच्चे सही तो कह रहे। अब मुझे ये ध्यान नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रेवाल में क्या, किताब में क्या लिखा हुआ है, और बच्चे ने वही जवाब दिया जो किताब में लिखा था। और मैडम, मुझे ये ध्यान नहीं है, बच्चे नॉमिनल कह रहा था, मैडम उसको रियल कह रही थी, या बच्चा रियल कह रहा था, मैडम नॉमिनल कह रही थी, ऐसा कुछ था। तो डालमिया सर को फोन लगाया जाए और बात करते। उन्होंने भी, जो टीचर थे जिस स्कूल में गए थे, उन्होंने कहा ठीक है मैम, डालमिया सर से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं आपके हिसाब से, डालमिया सर के हिसाब से क्या नाम है। मैं उस समय कहीं क्लास में पढ़ा रहा था, ये बात मुझे उसके बाद में मालूम पड़ी, उस समय उन्होंने फोन नहीं लगाया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, एक बच्चे ने पढ़ा हुआ है टीएस ग्रेवाल से। तो उसने जो है, तुम देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास किताब है टीएस ग्रेवाल में, परचेज अकाउंट शू के कुछ चैप्टर में दिया होगा, उसका रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। तो उन्होंने, उस टीचर ने कहा ठीक है डालमिया सर से बात कर लेते हैं। लेकिन खैर वो मैटर किसी तरह सुलझाया, सलटाया कर गया। ये बात बाद में आई मेरे साथ। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा साहब परचेजेस अकाउंट जो है रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा आप एक मानिए, आपके सामने एक कोई नवजात बच्चा है जिसका आपको नाम नहीं मालूम, जिसके पेरेंट्स के बारे में नहीं मालूम। आप एक छोटे से बच्चे को देखते हैं ना, बच्चा कुछ बोल पाता है कि उसका नाम क्या है, वो क्या है, तो आप उसको क्या कहेंगे, वो हिंदू है कि मुसलमान है? मैंने कहा आप नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। आप परचेजेस के साथ भी यही बात है, आप परचेजेस को नहीं कह सकते कि रियल है कि नॉमिनल है। आप ये नहीं कह सकते कि वो एसेट है कि एक्सपेंस है। वो कब मालूम पड़ता है कि एसेट है, एक्सपेंस है? जब साल खत्म हो जाता है। अगर हमने एक साल के अंदर 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे परचेजेस की, और वो पूरे 1 लाख के गुड्स हमने, अभी वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं है, वो आगे है। आपकी अगर बहुत इच्छा हो तो अभी मैं सीबीएसई की जो मेरी अभी क्लास चल रही है उसके अंदर ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टॉपिक फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, अभी 2-3 दिन ही हुए। तो उसमें आप देखिएगा, उसके अंदर मैं डाला होगा, आप अगर उस चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको मिल जाएगा, ना तो उसके अंदर ये चीज कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, अभी आपको बाद में आएगा, लेकिन आप देखना चाहे उसको देख सकते हैं। तो उसके अंदर अगर मैंने साल के, आज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आज मेरी क्लास है तो मैं उसके अंदर वो एग्जांपल देना चाहूंगा आज उनको, यही वाला, वो आप उस चीज को समझ सकेंगे। आपको मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया। अगर 1 लाख का मैंने गुड्स खरीदा है साल भर के अंदर, और अगर ये 1 लाख के गुड्स मैंने बेच दिए तो ये एक्सपेंस हो जाएगा। अगर नहीं बेचा और मेरे स्टॉक में है, बचा हुआ है, जो मैं अगले दिन बेचूंगा, अगले साल बेचूंगा, तो ये एसेट हो जाएगा। तो मैं जब गुड्स खरीदता हूं तो वो एसेट भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन अभी ये नहीं मालूम है कि एसेट है कि एक्सपेंस। वो कब डिसाइड होगा एसेट एक्सपेंस? साल के अंत में डिसाइड होगा, अभी नहीं तय हुआ। अभी तो मैं कुछ खरीद रहा हूं, तो मैं इस चीज में क्या फर्क पड़ता है कि एसेट है कि एक्सपेंस? जब हम गुड्स खरीदते हैं, चाहे एसेट हो चाहे एक्सपेंस हो, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। रियल है या पर्सनल, रियल है या नॉमिनल है,
तो दोनों ही स्थिति में चाहे हम उसको एसेट माने चाहे उसको एक्सपेंस माने, जब गुड्स खरीद रहे हैं तो डेबिट ही हो रहा है ना, तो हम डेबिट कर दें उसको, खत्म बात। अब इस झगड़े में क्यों पड़े। लेकिन अगर आप ये जानना ही चाहते हैं कि साहब वो एक्सपेंस है कि एसेट है, आप तो बताइए, तो मैं अभी नहीं बता सकता, मैं आपको एंड में बताऊंगा। मैं जो आपको चीज बता रहा हूँ मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये कुछ पेन खरीदे, ये मैंने पेन खरीदे, ये मेरी परचेजेस है। कितने की परचेजेस? सपोज 2000 की परचेजेस। साल के अंत में मैंने इतने पेन बेच दिए, ये बेच दिए। तो ये जो पेन है, ये परचेजेस का ये हिस्सा जो मैंने बेच दिया, ये मेरा एक्सपेंस बन जाता है। एक्सपेंस बन जाता है। कैसे बन जाता है ये मैं अभी नहीं बताना सकता आपको, अभी नहीं। ये एक्सपेंस बन जाता है। जो नहीं बेचा, ये बच गया मेरे पास, ये मैं बाद में बेचूंगा, तो ये एसेट बन जाती है। तो परचेजेस का एक हिस्सा एक्सपेंस बन जाता है, एक एसेट बन जाता है। और सारा का सारा बेच दिया तो सब एक्सपेंस बन जाएगा, सब एक्सपेंस। सारा नहीं बेचा तो सब एसेट रहेगा, और थोड़ा बेचा थोड़ा नहीं बेचा तो जो बेचा वो एक्सपेंस, जो नहीं बेचा वो एसेट। ये कब डिसाइड होता है? एंड ऑफ द ईयर, जब मैं लाभ हानि बिजनेस की निकालता हूँ साल के अंत में, तब। अभी तो नहीं मालूम मेरे को क्या बेचा क्या नहीं बेचा। वो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके लिए। तो साल के अंत में जब मैं देखता हूँ कि मेरे पास जो क्रय किया हुआ सामान है उसमें कितना बिक गया और कितना नहीं बिका, तब ये डिसाइड होता है कि वो एक्सपेंस है कि एसेट है। मैंने ग्रेवाल जी से पूछा, जानता हूं उनको, मुझे पर्सनली जानते हैं, हम लोग मिलते भी हैं, फोन पे भी बात होती है। मैंने एक दिन ऐसी मुलाकात जब हुई थी, एक बार उनसे, कई बार हुई, एक बार जब मैंने बोला कि सर आप ये बताइए कि सर दोनों हो सकता है, आपका कहना सही है, लेकिन आप मुझे बताइए जब पहला चैप्टर बच्चा 11th का अकाउंट्स का पढ़ रहा है, दूसरा चैप्टर पढ़ रहा है, अभी उसको तो ज्यादा समझ भी नहीं है, हम उसको वहां पे किताब में कितना एक्सप्लेनेशन दे दें। तो आप उसको रियल मानिए या नॉमिनल मानिए, आप उसको एसेट मानिए एक्सपेंस मानिए, एक ही बात। दोनों ही केस में डेबिट तो हो रहा है। अभी हमको क्या डिसाइड करना है, डेबिट करें कि क्रेडिट करें? तो डेबिट करना, डेबिट कर दो। अब उसमें इस उलझन में हम नहीं जाए कि वो रियल है कि नॉमिनल है, कि एसेट है कि एक्सपेंस। सर हाँ, तो सेल्स क्या का नेचर क्या होगा? सेल्स रेवेन्यू होगा। सेल्स को रेवेन्यू ही मानना चाहिए, सेल्स को रेवेन्यू ही मानना चाहिए। कुछ लोग इसको सेल्स को रियल भी मानते हैं। मेरा मानना है कि सेल्स को नॉमिनल अकाउंट और रेवेन्यू मानना चाहिए, सेल्स को। लेकिन अगर आप उसको रियल मानते हो या उसको नॉमिनल मानते हो, तो जब आप बेच रहे हो तो जा रहा है, गुड्स गोइंग आउट। रियल अकाउंट भी है तो गोइंग आउट, जब गोइंग आउट है तो क्रेडिट होगा। रेवेन्यू है, नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट में रेवेन्यू है तो भी क्रेडिट होगा, तो दोनों केस में क्रेडिट होगा। लेकिन सेल्स जो है टेक्निकली स्पीकिंग रेवेन्यू मानना ज्यादा सही। तो अब आप ये कह सकते हो जब सेल्स को हम रेवेन्यू मान रहे हैं तो भाई परचेस को तो एक्सपेंस मानना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और अगर आप सेल्स को रियल मान के भी कर लेते तो चलेगा, अभी तो चलेगा। जब आप अकाउंटेंसी और थोड़ी पढ़ेंगे और आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें थोड़ा सा फर्क है ना, थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अब वो फर्क इतना नहीं है कि अभी तो आपको हम ये सिखा रहे हैं कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, तो उसके लिए हम उतना डीप में अगर नहीं भी जाए तो भी चलेगा। लेकिन सेल्स जो होती है उस सेल्स को टेक्निकली रेवेन्यू ही मानना चाहिए। अगर हम रियल मानते हैं तो भी मैं कहूंगा कि भाई गलत नहीं है, चलो ठीक है रियल मान के कर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं तो हम उसको क्रिएट कर लें। लेकिन रेवेन्यू मानना ज्यादा सही है क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, रियल अकाउंट का कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। टेक्निकली किसी भी रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। रियल अकाउंट तो एसेट्स होती है, एसेट्स होती है तो एसेट्स, लेकिन सेल्स का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मैं सेल्स को क्रेडिट बैलेंस मानता हूं तब तो वो एसेट कैसे, एसेट की डेफिनेशन से अलग हो गया, तब तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट के अंदर रेवेन्यू हो गया। तो इसलिए सेल्स को के केस के अंदर मुझे लगता है कि आपको रेवेन्यू मानना ज्यादा सही है। नॉमिनल रेवेन्यू जब मान रहे हैं मॉडर्न अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से नॉमिनल है क्योंकि उसका क्रेडिट बैलेंस है। रियल अकाउंट का आप कोई भी रियल अकाउंट निकाल लीजिए, किसी भी रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता रियल अकाउंट। रियल अकाउंट माइनस में तो हो ही नहीं सकता, जबकि सेल्स का प्लस ही माइनस, प्लस साइड जो है वही क्रेडिट साइड। तो जो प्लस साइड क्रेडिट साइड है तब तो वो रेवेन्यू है, नॉमिनल है, वो तो रियल कैसे हो सकता है। तो यही है, इसके अंदर ये विवाद हो सकता है। फिर तो सब परचेज अकाउंट को हमें एक्सपेंस मानना चाहिए, पहले दिन से ही एक्सपेंस मानना चाहिए। शिवलाल अग्रवाल बुक में परचेज रिटर्न रियली माना है और सेल्स रिटर्न भी
और परचेज सेल्स सब। मैं वही कह रहा हूँ, यही थोड़ा सा इसके अंदर अलग है राय, और इसके पीछे मैं रीजन ये मानता हूँ कि अभी आपने अकाउंट्स पढ़ना सीखा है, तो अभी हम उसकी इतना नहीं जाए डिटेल में, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हैं, धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछे तो सेल्स को तो हम रियल नहीं मान सकते। कोई भी रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो ही नहीं सकता, मैं तो ये कहता हूँ, हो ही नहीं, संभव ही नहीं, संभव नहीं। ठीक है, तो आज मुझे आपके साथ वो स्टार्ट करना था, मैं लेजर पोस्टिंग, तो मैं सोच रहा था कि कल जो है ठीक है, अब कल करेंगे उसको।